ये कहानी परवलपुर में रहने वाली गरीब उर्मिला और उसकी 3 बेटियों की है। उर्मिला की तीनों बेटियों के अंदर अलग अलग शक्तियाँ थी। सबसे बड़ी बेटी सारिका के पास जादुई कान थे। अपने कानों से वो कोसों दूर की आवाज सुन सकती थी। और बीच वाली बहन नीलम के पास जादुई मुंह था, जिससे वो ढेर सारे स्वादिष्ट भोजन बरसा सकती थी। साथ ही उसमें ये भी शक्ति थी कि वो समुद्र का ढेर सारा पानी पी सकती थी। और सबसे छोटी बहन कृतिका के हाथों में बड़े से बड़े पहाड़ उठाने की शक्ति थी और साथ ही वो अपने हाथ लंबे भी कर सकती थी। एक दिन उर्मिला अपनी तीनों बेटियों से कहती है, सारिका, नीलम, कृतिका, जरा यहाँ आओ। जी माँ, कहिए, आपने बुलाया? हाँ बेटी, घर में बनाने के लिए अनाज नहीं है। घर के सारे अनाज के डब्बे खाली पड़े हैं। मैं लाला जी के पास जा रही हूँ, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। उर्मिला की बात सुनकर नीलम कहती है, लेकिन क्यों माँ, जो मेरे पास ऐसी शक्ति है जिससे मैं बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन प्रकट कर सकती हूँ, तो आप लाला के पास उधारी का राशन लेने क्यों जाती हो? हाँ माँ, जब आपकी तीनों बेटियाँ तिलस्मी शक्तियों से भरी हुई हैं, तो आप क्यों हमें हमारी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करने देती हो? क्योंकि इस राज को राज रखने में ही भलाई है मेरी बच्चियों। गांव वाले नहीं समझेंगे कि तुम्हारे अंदर जादुई शक्तियाँ हैं, बल्कि ये लोग तुम्हें डायन पिशाचनी समझकर मार डालेंगे। और मैं अपनी तीनों बेटियों को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने तुम तीनों को अपने खून से सींचा है और 9 महीने अपनी कोख में रखा है। ऐसा कहकर उर्मिला रोने लगती है। इसी तरह एक दिन तीनों बहनें गांव के पास वाली नदी के पास पानी भरने जाती है, जहां पर 2 मछुआरे नाव में सवार होकर जाल बिछाए हुए थे। सुबह के 4 बजे से हम दोनों जाला लगा कर बैठे हैं, लेकिन सुबह से एक मछली हाथ नहीं लगी। अगर मछली नहीं पकड़ पाएंगे तो बाजार में क्या बेचेंगे? अब क्या करे भाई, मछलियाँ हाथ नहीं आ रही है तो हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। दोनों मछुआरे को इस तरह बातें करते हुए सारिका सुन रही थी। वो अपने कानों से मछलियों की आवाज सुनने की कोशिश करती है। नदी के बीचों बीच से उसे मछलियों की आवाज आ रही थी। वो मछुआरे से कहती है, अरे मछुआरा भैया, नदी के बीचों बीच बहुत सारी मछलियाँ हैं। अगर विश्वास नहीं है तो वहाँ जाकर जाला डालो। सारिका के कहने पर दोनों मछुआरे नदी के बीचों बीच जाकर अपना जाल फैला देते हैं। तुरंत भर में ही सारा जाल मछलियों से खचाखच भर जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं और मछलियों से भरी जाल को लेकर नदी के बाहर आने लगते हैं, लेकिन बीच नदी से वो अपनी नाव किनारे पर ला ही नहीं पा रहे थे। अरे भाई, पानी के तेज बहाव के कारण नाव किनारे पर जा ही नहीं रही है और नाव में मछलियों का भार भी बहुत है। वो दोनों मछुआरे परेशान होने लगते हैं। तब कृतिका उनसे कहती है, रुको मछुआरा भैया, मैं आपकी मदद करती हूँ। ऐसा कहकर कृतिका अपना हाथ लंबा करती है और नाव को पकड़कर किनारे पर ले आती है। कृतिका का ऐसा रूप देखकर दोनों मछुआरों का चेहरा डर के मारे पीला पड़ जाता है और वो एक ही शब्द बड़बड़ाते हुए सरपंच के घर की ओर दौड़ लगाते हैं। भागो भाई, जल्दी भागो, ये तो चुड़ैल निकली। दोनों मछुआरे सरपंच के घर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर सरपंच को नदी पर घटी सारी घटना के बारे में बताते हैं। थोड़ी ही देर में हवा की तरह ये बात हर घर में फैल जाती है। गांव में पंचायत इकट्ठा होती है। थोड़ी देर बाद उर्मिला अपनी तीनों बेटियों को लेकर पंचायत में पहुंचती है। तब सरपंच कहता है, गांव वालों, अब तुम ही बताओ इनका क्या फैसला किया जाए। अरे सरपंच जी, इसमें हमसे क्या पूछना है। हम तो यही कहेंगे कि इस विधवा औरत को इसकी तीनों बेटियों के साथ फांसी पर लटका दो। तुम सही कह रही हो बहन, भगवान झूठ ना बुलवाए। मुझे तो पहले ही इन लोगों पर शक होता था। मैं ना कहती थी कि उर्मिला अपने पति की बलि चढ़ाकर काली शक्तियों में पक्की हो गई है। इसी ने अपनी बेटियों को भी काली शक्तियाँ सिखाई होंगी। ऐसा मत कहो मौसी, मेरी माँ कोई डायन नहीं है। हमारे पास जो जादुई शक्तियाँ हैं वो हमें कुदरत से मिली हैं। हाँ सरपंच जी, मेरी बेटियों की जादुई शक्तियाँ कुदरत की देन है, इस बात पर यकीन कीजिए। नहीं सरपंच जी, आप इन लोगों की बातों पर यकीन मत कीजिएगा। मैं तो कहती हूँ इन चारों माँ बेटी को पत्थर से मार मार कर मौत के घाट उतार देना चाहिए, वरना पता नहीं हमारे गाँव का क्या होगा। विनाश हो जाएगा, विनाश।
पूरा गांव उर्मिला और उसके बेटियों के खिलाफ होकर बोल रहा था, जिस कारण सरपंच को भी उर्मिला और उसकी बेटियां ही गलत लगती है। पूरा गांव मिलकर उर्मिला और उसकी बेकसूर बेटियों को पत्थर मारने लगता है। उर्मिला सभी के आगे गिड़गिड़ाने लगती है। रुक जाइए, मेरे बेटियों को मत मारिए, छोड़ दीजिए, मैं आप लोगों के आगे भीख मांग रही हूँ। उर्मिला की कोई नहीं सुनता और उन चारों माँ बेटी को अधमरा करके गांव वाले गांव से बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन गांव वालों को इस बात की खबर कहाँ थी कि उनके रहने पर ही वो गांव सुरक्षित था। अब उस गांव में कभी भी विपदा आ सकती थी। काफी देर बाद उर्मिला और उसकी तीनों बेटियों को होश आया। दीदी, आप दोनों ठीक हो ना? माँ, आप भी ठीक हो ना? हाँ मेरी बच्ची, मैं ठीक हूँ, लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे? ये अंधविश्वासी अत्याचारी गांव वाले हमें गांव में घुसने नहीं देंगे। आप चिंता मत करो माँ, अब हम उस गांव में कभी नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। लेकिन यहाँ तो जंगल ही जंगल है, हम यहाँ कैसे रहेंगे? आप बस देखते जाओ माँ। कृतिका अपने हाथ लंबे करती है और अपने हाथों की शक्ति से वहाँ की सफाई करके तुरंत वहाँ एक छोटा सा घर बनाकर तैयार कर देती है। जिसके बाद वो चारों घर के अंदर जाते हैं। फिर नीलम कहती है, मैं जानती हूँ माँ, हमारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब हमें अपने जादू को छुपाने की जरूरत नहीं है। ए मेरी जादुई जुबान, हमें ढेर सारा जादुई खाना दो। नीलम के इतना कहने पर उसके मुंह से ढेर सारे स्वादिष्ट भोजन निकलने लगते हैं, जिसे सभी साथ मिलकर खाने लगते हैं। तभी उर्मिला की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ये क्या माँ, तुम रो रही हो? ये तो खुशी के आंसू है बेटी, क्योंकि अब मेरी तीनों बेटियाँ अपने जादू को छुपाने के लिए मोहताज नहीं रही। उस दिन से उर्मिला का हर दिन अपनी जादुई बेटियों के साथ खुशी से बीतने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद परवलपुर में जैसे तबाही के बादल घिर आए थे। गांव में बहुत तेज बारिश होने लगी, जिस कारण गांव के पास वाली नदी का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया और नदी का बांध टूट गया। बांध टूटने की आवाज सारिका के कानों में आ गई। माँ, कृतिका, नीलम, हमारे गांव की नदी वाला बांध टूट गया है। किसी भी वक्त हमारे गांव में पानी भर सकता है और सारा गांव डूबकर मर सकता है। हमें लोगों को बचाना होगा। उसके बाद उर्मिला और उसकी तीनों बेटियों ने बिना वक्त गवाए गांव में कदम रखा। जिसके बाद नीलम ने अपनी जादुई जुबान से शोर मचाना शुरू कर दिया। सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर आ जाए, नदी का बांध टूट गया है, किसी भी वक्त गांव में पानी आ सकता है। हम लोग यहाँ आप लोगों की जान बचाने आए हैं। नीलम की तेज आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। सभी गांव वाले अपने अपने घर से बाहर निकल आए। सारा गांव डर के मारे थर थर काँप रहा था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? सरपंच जी, कुछ कीजिए ना। इस प्रकृति शक्तियों का विरोध मैं कैसे कर सकता हूँ? तभी सारिका के कानों में पानी की आवाज आती है। वो अपनी बहन नीलम से कहती है, बहन, पानी उत्तर दिशा से आ रहा है, तुम तैयार हो ना? हाँ दीदी, मैं तैयार हूँ। कृतिका, तुम अपने लंबे हाथों की शक्ति से लोगों को पहाड़ी पर फौरन चढ़ा दो। कृतिका अपने लंबे हाथों की शक्ति से लोगों को पहाड़ी पर चढ़ाने लगती है और दूसरी तरफ जैसे ही गांव में पानी आता है, नीलम सारा पानी अपने मुंह से पेट में भर लेती है। पूरा गांव अपनी आंखों से ये नजारा देख रहा था। आखिरकार तूफान थम जाता है और नदी का जल स्तर भी कम हो जाता है। सभी गांव वालों का सिर शर्म से झुका हुआ था। तभी सरपंच ने कहा, बेटियों, मुझे माफ कर देना। गांव वालों की बातों में आकर मैंने तुम पर जुल्म किया, लेकिन फिर भी तुम तीनों ने इस गांव का नाश होने से बचाया। अब से तुम चारों माँ बेटी यहीं रहोगी। सरपंच की ये बात सुनकर चारों माँ बेटियां खुशी से भर जाती है। अब उन्हें इज्जत के साथ गांव में रहने दिया जाता है और जिन गांव वालों ने उन्हें गांव से बाहर किया था, आज वही उनकी प्रशंसा करते नहीं रुक रहे थे। बहुत समय पहले की बात है। झारखंड के एक छोटे से गांव में नित्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। उसके माता पिता उसे कोई भी खुशी देने से पीछे नहीं हटते थे। वो भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। वो दिखने में भी काफी खूबसूरत थी। उसकी भूरी आंखें और लंबे बाल उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा देते थे। लेकिन इन कुछ दिनों से नित्या बहुत बीमार रहती थी। उसके माता पिता ने आसपास के छोटे मोटे डॉक्टरों से उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक ही नहीं हुई। अंत में वो उसे बड़े हॉस्पिटल ले गए।
वहाँ पर डॉक्टरों ने टेस्ट करवाने के लिए कहा। टेस्ट के बाद पता चला कि नित्या को तो ब्लड कैंसर है। ये खबर जानकर नित्या के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो किसी भी हाल में अपनी इकलौती बेटी को खोना नहीं चाहते थे। नित्या की माँ साधना का तो रोते रोते बुरा हाल हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है जी? हमने तो अपनी बेटी का शुरुआत से ही बहुत ध्यान रखा था। भगवान ने हमें एक ही औलाद दी और उसको भी इतनी भयानक बीमारी दे दी। अपने आप को संभालो साधना, अभी हम दोनों को मिलकर नित्या का ख्याल रखना है। अगर तुम इस तरह टूट जाओगी तो हम नित्या को कैसे संभालेंगे? तब से नित्या के माता पिता उसका बेहद ख्याल रखने लगते हैं। नित्या अपनी बीमारी के बाद से अनजान थी। धीरे धीरे उसके सर से सारे बाल टूटने लगे और देखते ही देखते वो बिल्कुल टकली हो गई। जब वो अपने आप को आईने में देखती तो रोने लगती थी। उसे अपने गंजेपन की वजह से स्कूल जाने का भी मन नहीं करता था। एक दिन, माँ मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, बच्चे मुझे टकली टकली बोलकर बहुत चिढ़ाते हैं। जो बच्चा तुम्हें चिढ़ाता है उनसे बात मत किया करो बेटा, सिर्फ अच्छे बच्चों से दोस्ती रखा करो। तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं ना, तुम्हारा स्कूल जाना जरूरी है। आज वैसे भी मैंने लंच में तुम्हें बहुत टेस्टी चीज दी है। ये सुनकर नित्या खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा बताओ क्या दिया है आपने मुझे आज लंच में? ये तुम्हारा सरप्राइज है, जब तुम लंच में अपना लंच बॉक्स खोलोगी तब देखना। नित्या एक्साइटेड होकर फटाफट अपने स्कूल यूनिफॉर्म पहनती है और अपनी मम्मी को बाय कहकर स्कूल के लिए निकल जाती है। साधना अपनी बेटी को खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। दूसरी तरफ जब नित्या स्कूल पहुंचती है तो लड़कियां उसे देखकर हंसने लगती हैं और उसका मजाक बनाने लगती हैं। क्या है, तुम लोग मुझे देखकर हंस क्यों रही हो? अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं टीचर से तुम लोगों की शिकायत कर दूंगी। ठीक है, अगर तुम टीचर से शिकायत कर दोगी तो टीचर को हम भी कह देंगे कि टीचर आपने ही तो हमें सिखाया है कि जिसके सर पे बाल नहीं होते उसको टकली कहते हैं, इसलिए हम तुम्हें टकली कहते हैं। उस लड़की की बात सुनकर वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगती हैं। नित्या किसी को कोई जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। इसी तरह पूरा दिन स्कूल में बच्चे उसका मजाक बनाते रहते और उससे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता था। उसे इन सब चीजों का बहुत बुरा लगता था। उस दिन नित्या बहुत उदास होकर घर जाती है। जब वो घर पहुँचती है तो उसकी मम्मी उससे कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम कुछ उदास सी लग रही हो? हमेशा की तरह आज भी स्कूल में बच्चों ने मुझे बहुत चिढ़ाया। कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता माँ, ऐसा क्यों है? मैं गंजी क्यों हूँ माँ? मेरे सर पर बाल क्यों नहीं है? नित्या की ये बात सुनकर साधना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी माँ को देखकर नित्या भी रोने लगती है। रोने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर साधना बहुत घबरा जाती है। बेटा क्या हुआ बेटा, उठो, क्या हो गया तुम्हें? तुम आंखें क्यों नहीं खोल रही हो? साधना तुरंत अपने पति को फोन करती है। उसका पति तुरंत ऑफिस से घर आता है और नित्या को लेकर दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर नित्या का इलाज करते हैं और कहते हैं, देखिए नित्या का कैंसर अभी लास्ट स्टेज पे पहुंच गया है। अब नित्या को कोई भी दवाई नहीं बचा सकती। अब तो पता नहीं कब नित्या आप लोगों को छोड़कर चली जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर साधना और उसका पति बहुत मायूस हो जाते हैं और उसे लेकर घर आ जाते हैं। अब तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से नित्या घर पर ही रहती थी। वो अपने आप को आईने में देखकर बहुत दुखी हो जाती थी। इसी तरह एक दिन उनकी गली में एक फेरी वाला आया जिसके पास सुंदर सुंदर हेयर बैंड, कान की बालियां, रंग बिरंगे रिबन और बच्चों की क्यूट क्यूट सैंडल थी। उसने जैसे ही जोर जोर से आवाज लगाकर सामान बेचना शुरू किया, सुंदर सुंदर हेयर बैंड ले लो, कान की बालियां ले लो, रंग बिरंगे रिबन ले लो, क्यूट क्यूट से सैंडल ले लो। तब नित्या खुश होकर उसे देखने बरामदे पर आ गई। फिर दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास गई। माँ, बाहर गली में बहुत सुंदर सुंदर सैंडल और हेयर बैंड बिक रहे हैं, उसमें से तुम्हें कुछ चाहिए क्या बेटी? नहीं माँ, मुझे उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। उसमें कोई भी चीज मेरे काम की नहीं है। मैं हेयर बैंड कहाँ लगाऊंगी? मेरे सर पर तो बाल ही नहीं है और सैंडल पहनकर मैं कहाँ जाऊंगी? आप तो मुझे कहीं बाहर लेकर भी नहीं जाती हो। इतना कहकर नित्या उदास होकर अपने कमरे में चली गई। बेचारी साधना बहुत दुखी थी क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। इसलिए वो उदास नित्या को मनाने के लिए उसका फेवरेट केक लेने जाती है।
जब वो केक लेकर वापस लौट रही थी तभी उसे वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची दिखती है। वो बच्ची साधना का पल्लू खींचने लगती है। क्या हुआ, तुम मेरा पल्लू क्यों खींच रही हो? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, लेकिन मैं कुएं से पानी नहीं निकाल पा रही हूँ। तुम मेरे लिए इस कुएं से पानी निकाल दो ना। साधना मुस्कुराती है और कुएं से पानी निकालकर उस छोटी बच्ची को दे देती है। देखो, मैं अपनी बेटी के लिए केक लेकर जा रही हूँ, लो थोड़ा सा तुम भी खा लो। साधना थोड़ा सा केक उस बच्ची को दे देती है। फिर वो बच्ची अचानक से एक परी का रूप ले लेती है और कहती है, मैं जानती हूँ साधना, तुम्हारी बेटी को कैंसर है और तुम इस वजह से बहुत परेशान हो, क्योंकि तुम किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहती। कौन हो तुम? अभी तो तुम छोटी सी बच्ची थी, अचानक से परी में कैसे बदल गई? मैं परी ही हूँ साधना। मैं यहाँ तुम्हें इस जादुई कुएं के बारे में बताने आई थी। तुम्हारी सारी परेशानी का हल इस कुएं के पास है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये कुआं भला मेरी मदद कैसे करेगा? तभी साधना देखती है कि कुएं के अंदर से एक चमकदार हेयर बैंड और सैंडल निकल रहे हैं। ये देखकर साधना हैरान हो जाती है। तभी वो परी कहती है, देखा तुमने, इस कुएं ने ये जादुई हेयर बैंड और सैंडल तुम्हारे लिए प्रकट किया है। लेकिन ये दोनों चीजें मेरी मदद कैसे कर सकती हैं? ये जादुई सैंडल जब तुम अपनी बेटी को पहनाओगी तो उसकी कैंसर की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और ये जादुई हेयर बैंड लगाते ही उसके बाल बहुत लंबे, घने और खूबसूरत हो जाएंगे। क्या सच में इन दोनों चीजों से ये संभव है? हाँ साधना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। आपने तो क्षण भर में मेरी सारी परेशानियाँ हल कर दी। धन्यवाद मेरा नहीं साधना, इस कुएं का करो। परी के कहे अनुसार साधना कुएं का धन्यवाद करके वो दोनों चीजें लेकर घर चली जाती है। घर जाकर साधना अपनी बेटी को आवाज लगाती है, नित्या, ओ नित्या, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। नित्या खुशी खुशी अपने कमरे से बाहर आती है। क्या लाई हो माँ? साधना वो हेयर बैंड और सैंडल नित्या को दिखाती है। वो दोनों चीजें देखकर नित्या उदास हो जाती है। अब आप भी मेरा मजाक बना रही हो? आपको पता है ना मेरे सर पर बाल नहीं है, फिर मैं ये हेयर बैंड कैसे लगा सकती हूँ? अरे मेरी प्यारी बच्ची, तू एक बार इस हेयर बैंड को अपने सर पर लगा तो सही, फिर इसका जादू देखना। नित्या उस हेयर बैंड को अपने सर पर लगाती है और उसके ऐसा करते ही उसके सर पर बहुत लंबे घने बाल आ जाते हैं। ये देखकर नित्या बहुत खुश होती है। माँ, ये तो सच में कमाल हो गया। नित्या खुशी के मारे उछलने कूदने लगती है और तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। एक पल के लिए तो साधना घबरा जाती है, लेकिन फिर उसे कुएं के द्वारा दिए गए जादुई सैंडल की याद आती है। साधना जादुई सैंडल नित्या के पैरों में पहना देती है। उसके ऐसा करते ही नित्या की आंखें खुल जाती है और वो अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करती है। माँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जैसे हमेशा पूरे शरीर में दर्द रहता था, अब बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और देखो मेरे बाल भी लंबे हो गए। शाम को जब पिताजी घर आएंगे तब उन्हें मैं सरप्राइज दूंगी। शाम को जब साधना का पति घर आता है तो नित्या का बदला हुआ रूप देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। तब साधना अपने पति को सारी बात बताती है। सारी बातें जानकर साधना का पति भी बहुत खुश होता है। अब उस परिवार को किसी चीज का दुख नहीं था। जब डॉक्टर से नित्या को दिखाया जाता है तो पता चलता है कि नित्या की सारी बीमारी खत्म हो गई है। ये जानकर नित्या के माता पिता चैन की सांस लेते हैं। उस दिन के बाद से नित्या आम बच्चों की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगती है और जो भी कैंसर की इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहा होता है वो लोग जादुई हेयर बैंड और जादुई सैंडल की मदद से उसकी मदद किया करते थे। इस प्रकार लोगों की मदद करते हुए वो परिवार अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगता है। छोटी परी। प्रीतमपुर नामक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा की 2 रानियां थी। बड़ी रानी कम सुंदर थी और छोटी रानी अत्यधिक सुंदर थी, जिसके कारण राजा छोटी रानी को अधिक प्रेम करते थे। बड़ी रानी बहुत ही सरल और नेक स्वभाव की थी, परंतु छोटी रानी को अपनी खूबसूरती पर घमंड था। वो घमंडी थी। एक दिन बड़ी रानी महल के बगीचे में टहलने गई। वहाँ छोटी रानी भी आ गई। छोटी रानी हमेशा बड़ी रानी को राजा के सामने गलत दिखाने की कोशिश करती, इसलिए वो जानबूझ के बगीचे में गिर गई और राजा से झूठ बोलकर उसकी शिकायत कर दी।
महाराज, मैं बगीचे में टहलने गई थी, परंतु इन्हें मेरी खुशी देखी नहीं गई और इन्होंने मुझे धक्का दे दिया और मैं गिर गई। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और वो बड़ी रानी पर बहुत नाराज हुए, जिस कारण बड़ी रानी को बहुत दुख हुआ और वो रोती हुई महल से जंगल की ओर चली गई और एक नदी के किनारे आम के पेड़ के नीचे बैठकर वो जोर जोर से रोने लगी कि तभी नदी में से एक छोटी परी प्रकट हुई। उसने रानी से रोने का कारण पूछा। क्या हुआ प्रिय, तुम रो क्यों रही हो, बताओ मुझे। बड़ी रानी ने छोटी परी को सब कुछ सच सच बता दिया। बड़ी रानी की बात सुनकर परी बोली, ठीक है, मैं सब समझ गई। अब सुनो, मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। पहले इस नदी में 4 डुबकी लगाओ और फिर इस आम के पेड़ से एक आम तोड़ो। इतना कहकर परी गायब हो गई। बड़ी रानी ने वैसा ही किया जैसा कि परी ने कहा था। उसने जैसे ही नदी में 4 डुबकी लगाई, वैसे ही बड़ी रानी बहुत ही सुंदर अप्सरा में बदल गई। फिर नदी से बाहर निकलकर रानी ने परी के कहे अनुसार आम के पेड़ से एक आम तोड़ा। उसने जैसे ही आम तोड़ा, आम एक पालकी में बदल गई और बड़ी रानी को पालकी में बिठाकर उसके राज्य में वापस ले गई। राज्य के बाहर बड़ी रानी के इस तरह सुंदर तथा अप्सरा जैसा रूप देखकर राज्य के सभी लोग चकित रह गए। राज्य के बाहर बड़ी रानी के बड़े जोरों शोरों से चर्चे होने लगे। ये सब सुनकर राजा ने मंत्री से पता करने को कहा। जाओ बाहर जाकर देखो क्या बात है, ये इतना शोर किस लिए। मंत्री बाहर गया और उसने राजा को खबर दी कि महाराज, हर जगह बस बड़ी रानी के ही चर्चे चल रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया जो बड़ी रानी के इतने चर्चे चल रहे हैं। बड़ी रानी के इतने चर्चे सुनकर राजा ने तुरंत ही बड़ी रानी को महल में बुलाने का आदेश दिया। बड़ी रानी जैसे ही राजा के सामने आई, राजा उसे देखकर चकित रह गए। राजा ने बड़ी रानी से इसके पीछे का कारण पूछा। रानी ने राजा को सारी कहानी सुनाई। बड़ी रानी की बात सुनकर राजा को पछतावा हुआ और उन्होंने छोटी रानी को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दिया। छोटी रानी ने पहले ही छुपकर रानी और राजा की हुई सारी बात सुन ली थी। वो भी राज्य से बाहर जाकर आम के पेड़ के नीचे नदी किनारे जाकर रोने लगी। पिछली बार की जैसे इस बार भी छोटी परी प्रकट हुई। परी ने छोटी रानी से भी उसके रोने का कारण पूछा। छोटी रानी ने झूठ मूठ रानी के ऊपर दोष लगाया और कहा कि बड़ी रानी ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे महल से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ये सुनकर परी बोली, ठीक है, मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। पहले इस नदी में 4 डुबकी लगाओ और फिर इस आम के पेड़ से एक आम तोड़ो। ऐसा कहकर परी गायब हो गई। छोटी रानी सोची, अगर 4 डुबकी लगाने पर वो इतनी सुंदर हो सकती है, तो और कई डुबकियां लगाने पर ना जाने मैं कितनी सुंदर लगूंगी। ये सोचकर छोटी रानी एक के बाद एक कई डुबकियां लगा ली। उसके ऐसा करने पर छोटी रानी बहुत ही बदसूरत दिखने लगी। उसके शरीर के सारे कपड़े फटे पुराने हो गए, जेवर गायब हो गए, सर से बाल चले गए सारे, और शरीर पर दाग और मस्से दिखने लगे। रानी अपने आप को ऐसे देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो रोती हुई वापस महल की ओर गई। महल के सारे दरबारी लोग छोटी रानी को देखकर उस पर बहुत हंसने लगे। वो भागकर बड़ी रानी के पास गई और उससे माफी मांगने लगी, क्योंकि छोटी रानी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। बड़ी रानी ने छोटी रानी को माफ कर दिया और इस तरह फिर सब महल में राजी खुशी रहने लगे। सीता बहू, अरे ओ सीता बहू, तूने गलती से पूजा के दिए में घी की जगह तेल डाल दिया है। देख, जल्दी दे घी लाकर, मंदिर जाने के लिए देरी हो रही है। मम्मी जी, मेरी माँ कहती है कि जले में घी नहीं डालते, आग बढ़ती है। वैसे भी घी कितना महंगा हो गया है। अगर आप रोजाना घी का दिया जलाओगी
तो महीने भर का घी 1 हफ्ते भी नहीं चलेगा। अरे निगोड़ी, सुबह सुबह कंजूसी शुरू कर दी तूने। इससे ज्यादा सास कुछ कहती कि ससुर जी की आवाज आ जाती है। बहू, ये क्या है? आज अखबार वाले ने केवल एक ही पन्ने का अखबार दिया, बाकी के पन्ने कहाँ गए? और ये चाय में से दूध कहाँ गायब हो गया? पापा जी, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि दूध वाली चाय सेहत के लिए हानिकारक होती है, इसलिए चाय में दूध नहीं डाला। और वैसे भी आप तो गैस के मरीज है ना। मेरी बच्ची कितना ख्याल रखती है मेरा। अच्छा, ये अखबार वाला बाकी के पन्ने देना भूल गया क्या? अरे नहीं पिताजी, आपको अखबार पढ़ने में दिक्कत होती है ना, इसलिए मैंने उसको बोला कि जो खबर ज्यादा इम्पोर्टेंट हो वही पन्ना देना बस। और पता है पिताजी, उसने 10 रुपए का अखबार मुझे सिर्फ 1 रुपए में दे दिया। मैंने महीने में अखबार के पीछे कुल 270 रुपए की बचत की है। देखो शांति, बहू मेरा कितना ख्याल रखती है। इतना तो तुमने 40 सालों में मेरे बारे में सोचा तक नहीं, जितना बहू 4 महीने में मेरा ख्याल रखने लगी है। कंजूस कहीं की, चिकनी चुपड़ी बातों में चूना लगा रही है और इनकी समझ में नहीं आ रहा। फिर सास मुंह बनाकर मंदिर के लिए चली जाती है। वहीं शाम के समय जब बहू घर के खर्च का हिसाब कर रही होती है, ये क्या, इस महीने मैंने सिर्फ 10 रुपए की बचत की है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा रहा तो मेरी इनकी कमाई तो पूरी की पूरी लुट जाएगी। बचत ज्यादा करना होगा मुझे। इस घर में पैसे तो पानी की तरह बहाए जाते हैं। वहीं अगले दिन से सीता मिशन पैसे बचाओ कंजूसी बढ़ाओ अभियान पर लग जाती है। और शाम के समय जब सभी खाना खा रहे होते हैं, सीता, ये दाल में नमक कम क्यों है? हाँ बहू, और ये रोटी आधी कच्ची आधी पक्की क्यों है? हमारे घर में तो आरओ लगा है बहू, तो पानी में भी अजीब सी गंध क्यों आ रही है? लाइए दिखाइए माँ जी। नहीं तो कोई भी गंध नहीं आ रही है इसमें से तो। फिर बहू दाल और रोटी भी खाकर चेक करती है। पिताजी, श्याम जी, सब कुछ तो बढ़िया बना है। आप लोगों को खाना नहीं खाना तो कम से कम मेरे बनाए खाने का अपमान तो मत करिए। कितने प्यार से खाना बनाया मैंने आप लोगों के लिए। अरे रो मत पगली, हम तो बस बता रहे थे। रो मत बहू, ठीक बना है खाना। माँ बाप के सामने कोई लाज शर्म नहीं बची, हर जगह बस प्यार दिखाना होता है। फिर सभी गैर मन से खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वहीं रात में अचानक से लाइट चली जाती है। ओहो, कितने मच्छर काट रहे हैं। सीता, सीता, एसी क्यों बंद कर दिया? ए जी, लाइट चली गई है। इस तरह पूरी रात सभी घर वालों को बिना लाइट के ही सोना पड़ता है, जिससे मच्छर काट काट कर उनका बुरा हाल कर देते हैं। और सुबह होते ही सीता जल्दी से उठकर मेन स्विच ऑन कर देती है और पूरे घर में फिर से लाइट आ जाती है। वहीं पूरी रात ना सोने के कारण श्याम और बाकी घर वाले दिन में देर तक सोते हैं और उन्हें अपने अपने कामों के लिए भी लेट हो जाता है। सीता, जल्दी से टिफिन पैक कर दो, बहुत देर हो गई है। ए जी, मैं भी तो देर से उठी हूँ। एक काम करो, आज ना जैम और ब्रेड लेते जाओ, कल से पक्का टाइम पर टिफिन बना दूंगी। अच्छा ठीक है। फिर श्याम गैर मन से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीता, वाह सीता, क्या आइडिया लगाया है। ऐसे में तो रात भर जो एसी बिजली खींचता है उसके पैसे बच जाएंगे और तो और दिन में सब देर तक सोएंगे तो ब्रेकफास्ट और लंच भी बच जाएगा। फिर डायरेक्ट शाम को डिनर। वाह, ये तो सही तरकीब निकाली है मैंने। और इस तरह सीता बचत के चक्कर में दिन ब दिन कंजूसी करती रहती है। फिर एक दिन, माँ जी, मैं बाजार जा रही हूँ, राशन और सब्जी खत्म हो गई है ना। ठीक है, जा, समय से आ जाना। शाम को मेरी कुछ सहेलियाँ खाने पर आ रही हैं, तो खाने में कुछ अच्छा बना देना। ठीक है सासू माँ, आज तो ऐसा खाना खिलाऊंगी इन्हें कि कभी भी ये औरतें दूसरों के घर का बजट बिगाड़ने नहीं जाएंगी। इतना सोचकर सीता मार्केट चली जाती है। भैया, ये सब्जी कैसे दी? बहन जी, 40 रुपए पाव। और वो साइड में जो सब्जी रखी है वो कैसे दी? दीदी, वो तो फेंकने के लिए रखी है, आधी सड़ी गली है। अरे भैया, इतनी अच्छी सब्जी आप फेंक दोगे? ना 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 ना, ये तो माता अन्नपूर्णा का अपमान करना हुआ। एक काम करो, ये लो 10 रुपए और ये सारी सब्जी मुझे दे दो। मैं तो वैसे भी फेंकने वाला था, ले जाने दो, मेरा ही काम कम हुआ। इस तरह सीता सारी खराब सब्जियां उससे खरीद लेती है और फिर राशन की दुकान पर जाती है। काका जी, सबसे सस्ता चावल, दाल और आटा हो ना, वो पैक कर दो, 5-5 किलो।
लेकिन बेटा सबसे सस्ता वाला तो जानवरों के खाने में मिलाने के लिए रखा हुआ है, कुछ लोग आकर लेकर जाते हैं। हाँ तो काका, जानवरों के लिए ही तो मांग रही हूँ, लाओ अब जल्दी से। फिर सीता कम पैसों में सस्ता वाला राशन लेकर घर आ जाती है और शाम के खाने की तैयारी करने लगती है। अब जब शाम के समय सास की सहेलियां घर आती है, अरे शांति बहन, घर तो बड़ा मस्त बनाया है तूने, लाखों रुपए लगे होंगे ना? लाखों? अरे पूरे 2 करोड़ रुपए लगे हैं इसे बनाने में। ओहो, 2 करोड़ रुपए? हाँ, हम हाई क्लास लोग हैं ना, अब शहर में कोठी होना आम बात थोड़ी ना है। सही कह रही हो शांति बहन, अब जो शहर के बाहरी इलाकों में रहते हैं उनके लिए तो लाख रुपया भी बड़ी बात है। क्यों रानी और कौशल्या? हाँ हाँ सही बात है। अब ये सब छोड़ो बहनों, पानी पियो। सूखा पानी? अरे खाने के लिए कुछ मीठा नमकीन तो लाती बहू। आंटी जी, पानी सूखा नहीं है, गीला है, देखिए ना। फिर सभी चुप हो जाती हैं और चुपचाप पानी पीकर बातें करने लगती हैं। ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं। 2 घंटे हो गए लेकिन कुछ खाने पीने को नहीं पूछा तुम्हारी बहू ने। हाँ हाँ माफ करना बहन, अभी आई मैं। फिर सास रसोई में चली जाती है। अरे ओ माता जी, आज खाना मिलेगा या नाक कटवाएगी मेरी? मम्मी जी, मैं बहू जी हूँ, माता जी नहीं। और आप कोई सिर्फ थोड़ी ना है जो मैं आपकी नाक काट लूंगी। अच्छा चलिए लगाती हूँ खाना। जितनी लंबी जुबान है ना उतना हाथ भी चला लिया कर। फिर शांति बाहर चली जाती है और बहू टेबल पर खाना लगाने लगती है। चलिए आप सभी खाना खाने आ जाइए, खाना लग गया है। फिर सीता सभी को खाना परोसने लगती है। अरे बहू जरा टीवी तो चालू कर देना, चुगली सास बहू की सीरियल का समय हो गया है। तुम भी देखती हो? मैं भी देखती हूँ यार, कितना मजा आता है। सारे मोहल्ले की औरतें चुगली बतलाती हैं और सास बहू आपस में एक दूसरे से धोबी पछाड़ लड़ाई करती हैं। ये औरतें अपने सीरियल के चक्कर में मेरा नुकसान करवाएंगी। फिर सीता जाकर मेन स्विच का बटन बंद कर देती है, जिसके कारण एक बार फिर से घर में अंधेरा हो जाता है। ये कलमुही लाइट को भी अभी जाना था क्या? रोजाना रात को चली जाती है। लाइट तो पूरे शहर में हमेशा रहती है, अब देखो बाहर भी लाइट है, सिर्फ तुम्हारे घर की ही गई है। तभी शांति समझ जाती है कि ये सीता का ही काम हो सकता है। इससे पहले कि शांति कुछ कहती, अंधेरे में कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज आती है और सभी हड़बड़ा जाते हैं। तभी अचानक से लाइट भी आ जाती है और बहू बाहर से आती है। सब देखते हैं कि रानी चेयर से नीचे गिरी बेहोश पड़ी है और उसका गला नीला हो रहा था और प्लेट के बगल में ही छिपकली गिरी हुई है। राम राम राम, ये कैसे हुआ? शांति, तूने तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। अरे ये समय बातों का नहीं है, रानी को अस्पताल लेकर जाने का है, चलो जल्दी करो। फिर सभी रानी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि खाने में छिपकली का जहर होने से रानी की हालत ऐसी हो गई है। यदि आप इन्हें सही समय पर ना लाती तो इनकी जान भी जा सकती थी। इतना सुनते ही सीता फूट फूट कर रोने लगती है। माँ जी मुझे माफ कर दो, और आंटी जी आप भी, ये सब मेरी ही गलती है। जिसके बाद सीता सबको सारी बात बताती है। तब तक वहाँ श्याम और उसके ससुर भी आ जाते हैं और सभी सीता की कंजूसी के बारे में सुनकर उसे बहुत नाराज हो जाते हैं। ये लीजिए बचत के 50,000 रुपए आंटी जी के इलाज के लिए, अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। जिसके बाद सीता का पछतावा देख सभी उसको माफ कर देते हैं और सीता अपनी कंजूसी की आदत छोड़कर एक अच्छी गृहिणी बनने की कोशिश में लग जाती है। नई बहू का जादुई अनोखा लहंगा। बिन तेरे सब सजा है, बिन तेरे कहाँ मजा है, याद पिया की आने लगी है भीगी भीगी रातों में। ये बन गई मेरी रील। अब मैं करूँगी इसे अपलोड और बन जाऊंगी रील क्वीन, और उसके बाद बनाऊंगी पतली कमरिया मोरी आए हाय हाय, तिरछी नजरिया मोरी आए हाय हाय। बस यही रील बनाकर फोन के आगे 10 तरह के मुंह बनाने आते हैं, लेकिन एक चाय बनाने तक नहीं आती। तेरे शक्ल देखकर तेरे ससुराल वाले अपना पेट भरेंगे। अरे माँ, क्या हर समय चालू रहती हो? क्या करना है बताओ? खाना बनाने के लिए तो एक नौकरानी भी आ सकती है। शर्म कर ले, 2 दिन में शादी है तेरी, तुझे खाना बनाना तक नहीं आता। चल मेरे साथ, तुझे खाना बनाना सिखाऊं, और ये ले अपना लहंगा संभाल कर रख। हाय माँ, मेरा लहंगा आ गया।
ये तो वही लहंगा है जिसे पहनने के लिए मैं कब से बेकरार थी। आखिरकार आपने सव्यसाची से मेरे लिए लहंगा बनवा ही दिया। अब एक रील इस पर भी बनाऊंगी। अरे नालायक, अभी से मत पहन लहंगा वरना खराब हो जाएगा। माँ, आपने वो गाना सुना नहीं है क्या? माँ, आपने वो गाना नहीं सुना है क्या? ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा, इसे ना हाथ लगा। तभी सरिता अपनी बेटी के कान पकड़कर उसे रसोई में लाती है और कहती है, चुपचाप खाना बना। मुझे नहीं सीखना माँ। ये दाल बना और इसमें स्वाद अनुसार नमक और हल्दी डाल। तब कशिश 1 चम्मच हल्दी और चुटकी भर नमक डालती है और गैस पर रख देती है। माँ, मैंने रख दिया। 2-3 सीटी आएगी और दाल बन जाएगी। 10-15 मिनट में तो सीटी आएगी। तब तक क्यों ना मैं अपना लहंगा पहनकर एक रील बना लूं। हाँ, ये सही रहेगा। ऐसा कहकर कशिश लहंगा पहनकर रील बनाने लगती है। तू लिया दे मैनू गोल्डन झुमके, मैं कन्ना विच पावा चुम चुम के। मन चावे तू मैनू शॉपिंग करा दे, मन चावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे। रिक्वेस्टा पाइया वे, चिट्टियां कलाइया वे, ओ माही मेरी चिट्टियां कलाइया वे। ऐसा कहकर वो कशिश नाच ही रही थी कि सरिता उसे आवाज देती है, हे भगवान, सारी दाल जला दी। रसोई में तो है नहीं, थिरक रही होगी कहीं। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? मैंने दाल जला दी। अब तो माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। डर की वजह से वो जल्दी से रसोई में जाने लगती है कि तभी एक कील में उसका लहंगा फंस जाता है और फट जाता है। हे भगवान, दाल की वजह से मेरा लहंगा भी फट गया। अब तो माँ मुझे और भी ज्यादा सुनाएंगी। शादी का इतना शौक है, लेकिन सच में मुझे खाना बनाना नहीं आता। मर गई मैं अब तो। माँ मुझे बहुत सुनाएगी। तभी वहाँ पर सरिता आ जाती है और कशिश को सुनाने लगती है। कशिश का फटा हुआ लहंगा देखकर वो उसे और भी सुनाने लगती है। बस इसी की कमी थी, 1 रुपए नहीं है मुझे अब तुझे कुछ भी दिलाने के लिए। अब इसी में शादी कर लियो। पर माँ, मैं वो। कशिश टेंशन में आ जाती है और फिर अपने लहंगे को लेकर सही करवाने के लिए चली जाती है कि तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि अंधी होती है। वो औरत एक गाड़ी से टकराने वाली होती है कि तभी कशिश उस औरत को बचा लेती है। दादी, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ और तो नहीं है, लेकिन तुम ये रख लो। ऐसा कहकर वो अंधी औरत कशिश को एक थैला पकड़ा देती है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसे रख लो। इसके बाद कशिश वो थैला लेकर आगे चली जाती है कि तभी वो कुछ सोचती है। अरे, उस बूढ़ी अम्मा को कैसे पता कि मेरी शादी होने वाली है? इसके बाद जब कशिश पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर कशिश घर आ जाती है और उस थैले को पलटती है। जैसे ही वो थैले को पलटती है, उसे हूबहू अपने जैसा ही लहंगा उसमें मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो औरत पक्का कोई भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता या खुद भगवान होंगी। तभी तो उसे मेरी शादी के बारे में पता था और उसने हूबहू मुझे मेरे वाला लहंगा ही दे दिया। थैंक यू सो मच गॉड। इसके बाद कुछ ही दिनों में कशिश और रवि की शादी हो जाती है। फिर जैसे ही गृह प्रवेश के लिए कशिश रवि के घर जाती है तो उसके लहंगे में से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अरे भाभी, आप लहंगे में सोने के सिक्के लटका कर लाई थी क्या? जो आपके गृह प्रवेश करते ही इतने सारे सोने के सिक्के गिर रहे हैं। आ जाओ बहू, आ जाओ। कशिश जैसे ही एक और कदम रखती है तो उसके लहंगे में से और भी सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये देखकर रवि कहता है, कशिश, मैं जानता हूँ तुम्हें लहंगे का बहुत शौक है। कहीं तुमने अपने लहंगे में सोने के सिक्के तो नहीं लगवा लिए हैं जो एक एक करके गिर रहे हैं? वही तो मैं भी हैरान हूँ। लगता है हमारे घर में बहू नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी प्रकट हुई है, जिसके हर कदम से सोने के सिक्के बरस रहे हैं। ये सब देखकर कशिश सोच में पड़ जाती है और मन ही मन कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं ये उन दादी के लहंगे की वजह से तो नहीं है? कहीं ये लहंगा जादुई तो नहीं, तभी ये सब हो रहा है? अरे, हमारी बहू ने आते ही हमें धनवान बना दिया। मेरी बहू से कोई भी काम नहीं करवाएगा। मेरी बहू एकदम सेठानी बनकर रहेगी। ये सुनकर कशिश मन ही मन कहती है, अरे वाह,
मैं तो उस चीज से बच गई जो मुझे बिल्कुल भी करनी नहीं आती थी। इस लहंगे ने तो कमाल ही कर दिया। फिर कशिश अपनी सास से कहती है, ठीक है माँ जी। अरे वाह मेरी जान, तुमने तो आते ही सबका दिल जीत लिया। अब तुम्हें तो कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना तुम्हें रानी बना कर रखूंगा। अरे रानी तो मैं खुद की वजह से बनकर रहूंगी। अरे पर शादी तो मुझसे हुई है ना। लड़ना बंद करो। इसके बाद कशिश रवि के साथ अंदर अपने कमरे में आ जाती है और उसके लहंगे से सोने के सिक्के उछल उछल कर बाहर आते रहते हैं और एक कोने में इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन कशिश उस लहंगे को बदलकर दूसरे कपड़े पहन लेती है, जिससे कि वो जादू भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वो सारा जादू लहंगे के अंदर ही था। फिर कशिश एक झूले पर बैठी होती है और उसकी सास उसे हवा कर रही होती है। बहू, फ्रेश जूस, पास्ता, सैंडविच और जो भी चाहिए हो वो मुझे बता दे, मैं तेरे लिए ले आऊंगी। माँ जी ये सब ले आइए, इन सब से मेरा पूरा दिन चल जाएगा। माँ जी झाड़ू पोछा करना है, अगर करना है तो बता दीजिए। तभी वहाँ पर कशिश की ननद आ जाती है और कहती है, भाभी उसकी जरूरत नहीं, मैंने सारा काम कर दिया है। भाभी वैसे मुझे कल कॉलेज की फीस और ट्रिप के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, तो आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं? कल जो इतने सारे सोने के सिक्कों की बारिश हुई थी वो कहाँ गए? बहू उनसे तो मैंने जेवर बनवाने के लिए दे दिए हैं। ठीक है। इसके बाद कशिश वो लहंगा दोबारा पहनती है और फिर से उस लहंगे में से सोने के सिक्के की बारिश होने लगती है, जिसके बाद कशिश उसमें से थोड़े सोने के सिक्के निकालकर अपनी नंद को दे देती है, जिससे उसकी नंद अपने कॉलेज की ट्रिप पर चली जाती है। दिन ऐसे ही बीत रहे होते हैं। एक दिन कशिश के घर पर एक औरत आती है, जिसके हाथ में उसका 10 महीने का बच्चा होता है। वो कशिश से कहती है, दीदी मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को ठंड लग गई है, मेरे पास इसके इलाज के लिए पैसे नहीं है और इसका इलाज नहीं हुआ तो ये मर जाएगा। कृपया करके मेरी मदद कीजिए बहन जी। बहू इसके बच्चे की तबीयत तो सच में बहुत खराब है, मेरा जादुई लहंगा इसकी जान बचा सकता है। इसके बाद कशिश अपने कमरे में जाती है और उस लहंगे को दोबारा पहनती है और इस बार उस लहंगे में से पैसों की बारिश होने लगती है। कशिश उन सारे पैसों को ले जाकर उस औरत को दे देती है और वो औरत अपने बच्चे का इलाज कराती है। 2 दिन में उसका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो वापस से कशिश के घर आती है और उसका धन्यवाद करती है। अब इसी तरह कशिश अपने जादुई लहंगे से लोगों की मदद करने लगती है और साथ ही साथ अपने ससुराल में ठाट बाट से रहने लगती है।